सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। पंजाबी रेडियो और पंजाबी टीवी यूएसए देख और सुन रहे सभी साथियों का स्वागत है इस समय के विशेष प्रोग्राम बियॉन्ड द हेडलाइंस विद मनदीप पूनिया में। हेडलाइंस के पीछे का सच जानने के लिए हमारे साथ सहयोग होता है मनदीप पूनिया जी का। सबसे पहले करते हैं उनका स्वागत, फिर एक एक करके खबरों की तह तक जाएंगे। स्वागत है पूनिया जी। जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। रुख खबरों का करते हैं। सबसे पहले अमेरिका ईरान की आपसी खींचतान की बात करते हैं। अमेरिका ने 7 घंटे तक ईरान पर बम बरसाए हैं और ऐसे तो नहीं है कि ईरान सामने से चुप बैठेगा। ईरान कैसी कार्रवाई कर रहा है और ऑल ओवर क्या स्थिति है इस समय इस जंग की? देखिए, लगातार अमेरिका और ईरान के बीच में पिछले कह सकते हैं कि आज चौथा दिन है। पिछले 3 दिन से लगातार हम देख रहे हैं कि एक दूसरे के ऊपर वो लोग हमला कर रहे हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम के मुताबिक करीब 7 घंटे तक चले ऑपरेशन में हॉर्मुज स्ट्रेट के आसपास ईरान के मिसाइल और ड्रोन ठिकानों को के ऊपर हमला किया है। कोस्टल डिफेंस सिस्टम को भी निशाना बनाया गया है। और उधर ईरान की आईआरजीसी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स ने भी दावा किया है कि उसने जवाबी अभियान शुरू करते हुए बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों के ऊपर हमले किए हैं। आईआरजीसी ने बहरीन के अमेरिकी फिफ्थ फ्लीट बेस और जॉर्डन के अजरॉक एयर बेस को निशाना बनाने का दावा किया है। देखिए, आप देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप लगातार ईरान को चेतावनी दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अगर तेहरान समझौते के लिए आगे नहीं आया तो अगले हफ्ते बिजली घरों और पुलों को भी निशाना बनाया जाएगा। दूसरी ओर ईरान ने साफ किया है कि वह अमेरिकी दबाव के आगे नहीं झुकेगा और हॉर्मुज स्ट्रेट पर अपनी रणनीति जारी रखेगा। हॉर्मुज स्ट्रेट पे आपको आपको ध्यान हो कि लगातार ट्रंप भी अब दावा कर रहे हैं कि वो भी 20% टैक्स वसूलेंगे, लेकिन बात ऐसी है कि जब दबाव पड़ा, खासकर यूरोपियन मुल्कों ने स्टेटमेंट जारी किया। अब ब्रिटेन ने भी स्टेटमेंट जारी किया था। इसके अलावा मिडिल ईस्ट के जो देश हैं उनके साथ ट्रंप की बातचीत हुई तो उनको वो फैसला वापस लेना पड़ा है। अब कहा जा रहा है कि ट्रंप 20% टैक्स वसूलने के फैसले से पीछे हटे हैं। खैर, देखिए, ईरानी राजदूत को भारत में तलब भी किया गया। आपको कल हमने खबर सुनाई थी कि कैसे 11 जो नाविक हैं भारत के, वो समुद्र में फंसे हुए हैं। 11 जहाजों के 148 नाविक फारस की खाड़ी में फंसे हुए हैं। वो सभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने का इंतजार कर रहे हैं। खैर, देखते हैं कि उसमें स्थिति क्या है। हालांकि परसों 2 दिन पहले एक भारतीय शख्स की मौत भी हो गई थी, 10 लोग घायल हुए थे। ईरानी सेना ने हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजर रहे 2 व्यापारिक जहाजों के ऊपर हमला किया था। खैर, अभी हॉर्मुज में जहाजों की आवाजाही आप देखेंगे तो सबसे कम है और मंगलवार से लेकर अब तक सिर्फ 4 या 5 जहाज ही गुजरे हैं। तो खैर, अभी स्थिति यही है कि जो ईरान के विदेश मंत्री हैं वो कतर पहुंचे हैं और इस दौरे की कोई ऐसे मतलब जो कतर जाने का कोई फैसला भी वो भी नहीं था, लेकिन अभी ईरान के विदेश मंत्री वहां पहुंचे हैं। तो देखते हैं कि स्थिति क्या है। कहा जा रहा है कि कतर अपनी राजधानी दोहा में एक डिप्लोमेसी टेबल तैयार कर रहा है। आज देखते हैं कि डिप्लोमेसी डिनर में क्या परोसा जाएगा, कहाँ तक चीजें होंगी। खैर, स्थितियां बहुत अभी गंभीर हैं और ट्रंप लगातार बयान ही दे रहे हैं कि ईरान पर अगले 3 दिनों में और भी बड़े हमले करने की वो तैयारी कर रहे हैं। खैर, जी, जी। अलग-अलग किस्म के बयान हैं, बयानबाज़ी लगातार रुकने का नाम नहीं ले रही। ख़ैर, हम इससे अगर आगे बढ़ें तो बात करें, भारत पर 100% टैरिफ लगा सकता है अमेरिका। रूसी तेल खरीदने वाले देशों पर कार्रवाई की तैयारी है। ये चल क्या रहा है? कभी तो रूस से तेल लेने के लिए मंज़ूरी दे दी जाती है। वैसे तो ये भी त्रासदी है एक आज़ाद मुल्क के लिए कि उसको किसी और से पूछकर तेल लेना पड़ता है कि भाई मुझे अपने देश की अर्थव्यवस्था चलती रखनी है, क्या मैं दूसरे व्यक्ति से तेल खरीद लूँ तुम्हें छोड़कर? क्या कहेंगे इस पर 100% टैरिफ लगाने की जो बात सामने आ रही है? देखिए, जब पूरी दुनिया में ये बात हुई कि दुनिया अब एक ग्लोबल विलेज जैसी है, कि इसमें सभी लोग, क्योंकि नेटवर्क सोसाइटीज हैं, इंटरनेट की दुनिया है और सब अब दुनिया एक हो गई है और ग्लोबल विलेज की संज्ञा दी जाने लग गई थी दुनिया को। तो उस बीच में 90s के बाद आप देखेंगे तो डब्ल्यूटीओ का स्ट्रॉन्ग होना, अलग अलग किस्म के
ट्रेड जो डील्स हैं वो मुल्कों के बीच में हुई, कहीं बायलैटरल बहुत कम थी। ज़्यादातर आप देखेंगे तो डब्ल्यूटीओ ने कुछ नियम बनाए, उनके अंतर्गत व्यापार को, पूरे दुनिया के व्यापार को चलाने की कोशिशें। खैर, डब्ल्यूटीओ में आपको पता है कि अमेरिका का दबदबा, और अमेरिका ही ट्रेड डील्स को सबसे ज़्यादा लीड करा, तो वो दिखता भी है, और इसी वजह से अमेरिका ये तय करता है कि कौन देश कहाँ से क्या खरीदेगा, किस किस्म से उसकी अर्थव्यवस्था चलेगी। इसको बहुत सारे जो इकोनॉमिस्ट हैं वो सेमी कॉलोनियलिज्म भी कहते हैं। सेमी का मतलब ये है अर्ध, अर्ध उपनिवेशवाद। इसका मतलब ये है कि एक हिसाब से इकोनॉमिक तौर पर जो फैसले हैं बहुत सारे, वो वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, डब्ल्यूटीओ, अमेरिका, वहाँ की जो पॉलिटिक्स है वो तय कर रही है। तो खैर, ये पॉलिटिकल साइंस की बातें हुई, अब खबर की तरफ बढ़ते हैं। खबर की बात करें तो अमेरिका ने रूस से तेल खरीदने वाले देशों के ऊपर शिकंजा कसने की तैयारी शुरू की है। उसमें अमेरिकी सीनेट में रूस पर जो प्रतिबंध से जुड़ा हुआ एक संशोधित बिल पेश किया गया है। इसमें रूस से तेल और गैस खरीदने वाले देशों पर 100% तक टैरिफ लगाने का प्रस्ताव रखा गया है। बिल के मुताबिक भारत, चीन, स्लोवाकिया, हंगरी और अजरबैजान पर 100% टैरिफ लगाया जा सकता है। सही कहा आपने कि आप जब देखेंगे तो मार्च महीने से ही जब स्थितियां हॉर्मुज स्ट्रेट में बहुत गंभीर हो गई थी, तो अमेरिका ने अब उनके साथ ट्रेड डील करने वाले मुल्कों को छूट दी थी कि वो रूस से तेल खरीद सकते हैं। वो छूट वापस ले जी, ली गई है। अब उस पे कहीं ना कहीं टैरिफ लगाने की बात है। पहले इस बिल के शुरुआती मसौदे में आप देखेंगे तो 500% टैरिफ लगाने का जिक्र था, लेकिन अब इसे घटाकर 100% टैरिफ कर दिया गया है। खैर, अगर ये बिल पास हो जाता तो अमेरिका पहली बार किसी देश पर सिर्फ इसलिए टैरिफ लगाएगा क्योंकि वो रूस से तेल खरीद कर उसकी कमाई बढ़ा रहा है। खैर, तो इसमें यही है कि अभी तो भारत के ऊपर 18% टैरिफ है, चीन के ऊपर 34% टैरिफ है, स्लोवाकिया के ऊपर 10, हंगरी और अजरबैजान के ऊपर भी 10-10% टैरिफ है। खैर, रूस से जो आयात तेल का अगर आप स्थिति देखेंगे तो फरवरी में और जनवरी में जिस हिसाब से भारत ने कम कर लिया था क्योंकि अमेरिका से ट्रेड डील हुई थी, लेकिन मार्च, अप्रैल, मई का डेटा देखेंगे तो वो जो तेल का जो आयात है वो बढ़ा है। जून में तो सबसे ज़्यादा 26 लाख जो बैरल है, वो जो तेल है वो लिया गया। 26 लाख बैरल तेल लिया गया प्रतिदिन, और ये प्रतिदिन का डेटा है, आप थोड़ा ध्यान रखें। तो खैर, अब इसमें यही है कि यूरोपीय देशों को तो जो टैरिफ से राहत देने की अमेरिका अमेरिका अभी बात कर रहा है, और वहीं दूसरी तरफ जो रूस से प्राकृतिक गैस खरीद रहे हैं, चीन, फ्रांस, जापान, हंगरी, बेल्जियम, उनको भी इसी दायरे में रखने की बात है। खैर, अभी तो 15% ही जो रूस की जो गैस का कुल आयात है। देखते हैं कि स्थिति क्या बनती है। लेकिन अमेरिका लगातार रूस का जो शैडो टैंकरों का बेड़ा है उसको, उसके नेटवर्क के ऊपर बैन लगाने की कोशिश कर रहा है। तो काफी अलग स्थिति है। आर्किटिक एलएनजी 1, आर्किटिक एलएनजी 2, आर्किटिक एलएनजी 3, ये 3 परियोजनाएं हैं रूस की, जिसमें वो कहीं ना कहीं जो कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज हैं उनमें अपना दबदबा कायम रखना चाहता है, और अपने अपने बात करें तो अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत रखना चाहता है। जी, बिल्कुल। इससे आगे बढ़ें तो आमिर खान की बात करते हैं। उन्होंने अभी-अभी अपनी तीसरी शादी की है। इसको लेकर उनको लव जिहाद का ब्रांड एम्बेसडर कहे जाने पर आमिर ने सफाई दी है। किसने उनको ये कहा था और आमिर ने अपनी सफाई में क्या कहा है? वैसे आजकल आमिर खान इसलिए कि भी चर्चा में है कि थ्री इडियट मूवी में बेशक वो लीड रोल पर थे, हीरो थे, लेकिन उनकी बजाय नंबर दूसरा व्यक्ति ले गया है, जिसको उस फ़िल्म में मज़ाक का पात्र बनाया जा रहा था। मैं जी, देखिए, पहली बात तो जो आमिर खान की तीसरी शादी हुई है गुरिश फराट से, वो हिंदू नहीं है, वो हिंदू जी, महिला नहीं है, वो ईसाई धर्म से संबंधित है। ठीक है? हाँ, उनकी जो 2 पहली पत्नियाँ थीं, वो दोनों हिंदू धर्म से संबंधित थी। उसमें किरण राव और उनसे पहले जो पत्नी थी। देखिए, अब स्थिति ये है कि इसके ऊपर आमिर खान ने अपना जवाब भी, सफाई भी दी है। उन्होंने पहली बात तो ये कि मेरी तीनों शादियाँ हिंदू धर्म में नहीं हुई हैं।
तीसरी ईसाई धर्म से हैं और सिविल शादियाँ थी, ये कोई अरेंज मैरिज तो थी नहीं। यानी कि कोर्ट में शादियाँ हुई हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि मेरी किसी पत्नी ने जब मेरे साथ शादी में थे, किसी ने अपना धर्म नहीं बदला। जो 2 हिंदू थीं, वो हिंदू ही रहीं, अब ये तीसरी ईसाई है, तो ये ईसाई ही है। एक बात और उन्होंने उजागर की है कि आमिर खान ने कहा कि मेरी बेटी इरा की शादी एक हिंदू से हुई है। मेरे जो 2 बहनें हैं, निकत खान और फरहत खान, उनके पति भी हिंदू हैं। कज़िन मंसूर की शादी एक ईसाई से हुई है। तो उन्होंने सफाई देने की कोशिश की है कि हमारे घर में सब धर्मों में मेरी बहनें हिंदू धर्म के व्यक्ति से ब्याही गई हैं। मेरी भी शादी हिंदू और ईसाई धर्म में हुई है। देखिए, अब इस स्थिति क्या है? स्थिति ये है कि हमारी सोसाइटी मल्टीलेयरल सोसाइटी है। ये विवाद कहाँ से शुरू होता है? मल्टीलेयरल सोसाइटी में देखिए, अब गुरप्रीत, बड़ी अजीब स्थिति है कि एक पत्रकार को पहले पॉलिटिकल साइंस पढ़ानी पड़ती है, यानी कि उसमें बात करना पड़ता है सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र में। जी, ये थोड़ी सोशियोलॉजी की बातें हैं। मल्टीलेयर सोसाइटी है, मल्टीलेयर सोसाइटी में हमारी सोसाइटी का एक सेक्शन अभी भी बहुत सारी ट्रेडिशनल जो चीजें हैं उनके हिसाब से ही सोचता है। एक सेक्शन ऐसा है जो साइंटिफिक टेम्परामेंट के नाम पर एक अपवर्ड मोबिलिटी कर गया है। उसको बहुत सारे इलाकों में ये भी कहा जाता है कि उसने प्रोग्रेसिव लाइफस्टाइल अपना लिया है। तो अलग-अलग स्थितियाँ हैं, अलग-अलग तरीके के लोग हैं। अभी भी ऐसी कम्युनिटीज़ जो बहुत अंतरंग कम्युनिटीज़ हैं, जो ये मानती हैं कि सारी चीज़ें, शादी-ब्याह, खाना-पीना, दाना, सब कुछ एक अपनी कम्युनिटी के भीतर ही होना चाहिए। तो ऐसे लोगों की भारत में ठीक-ठाक तादाद है। लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो ये मानते हैं कि इंसान एक स्वतंत्र प्राणी है, वो जन्म से जो आइडेंटिटी में पैदा हो रहा है, उसी में ही अपना विवाह, मृत्यु को प्राप्त करे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। उसी में ही अपना खाए-पिए, बड़ा हो, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। सोसाइटी बहुत अगर बात करें तो इंक्लूसिव तौर पर डेवलप होती है कि आपकी जो पढ़ाई होती है वो भी एक धर्म के एक जाति के लोगों के साथ नहीं होती। उस आपके स्कूल में हर धर्म, हर जाति के लोग होते हैं। आपके वर्क प्लेस पे भी जब आप चाहे एक्टिंग करें या फिर कहीं इंजीनियर, डॉक्टर हों, तो आपको बहुत सारे मल्टीपल धर्म और जातियों के लोगों से डील करना पड़ता है। ट्रेडिशनल सोसाइटी, जब आप एक ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ का मेरा भाव है कि जब आप मिडेवल पीरियड में थे या फिर एंशिएंट पीरियड में थे। जब ज़रूर ऐसा था कि बहुत सालों बाद कोई कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी से इंटरैक्ट कर रही होती थी। अब तो हर सेकंड, हर दिन इंटरैक्ट कर रही होती है। तो उसमें बहुत चांसेस होते हैं कि आप अपने दोस्त आपके दूसरी जाति के हों, आपके धर्म के हों। कई बार आपके जो वैवाहिक जो संबंध होते हैं, वो भी दूसरी जाति या दूसरी धर्म के लोगों से हो जाते हैं। दुनिया इतनी इतनी आगे बढ़ी है। अब उसमें जो ट्रेडिशनल कस्टम्स को मानने वाले लोग हैं, वो ज़रूर इसके ऊपर आपत्तियाँ जताते हैं और उन जिनकी पॉलिटिक्स, उसको राइट विंग पॉलिटिक्स भी कहते हैं। तो उन्हीं उसी बात पर टिकी होती है कि आप अपनी जाति में ही शादी करेंगे और उसके लिए आपको ऑनर किलिंग देखने को मिलती हैं कि दूसरी जाति में या दूसरे धर्म में विवाह करने पर बहुत सारे परिवारों में ऑनर किलिंग भी हो जाती हैं। जिन परिवारों में ऑनर किलिंग नहीं होती, उनको कहीं न कहीं सोसाइटी का जो दूसरा तबका है, वो ऐसे कहता है कि इन्होंने तो हमारा धर्म बिगाड़ दिया, हमारी जाति को बिगाड़ दिया है, हमारी नस्ल को बिगाड़ दिया है। इस किस्म की बातें होती हैं। तो ये इसी किस्म की बातें, इससे मेरे को लगता है कि आमिर खान जैसे बड़े लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक दिन बहुत हँसी-हँसी में एक बात कही जा रही थी, मैं ध्यान से सुन रहा था, मोहाली में मैं बैठा था और पंजाब और हरियाणा के कुछ अमीर परिवारों के लोगों का वो इवेंट था। उसमें एक एक व्यक्ति ने कहा कि जिस परिवार के पास 20 करोड़ से ज़्यादा की आमदन है, उसको जो समाज में ये कहा जाता है कि जाति, धर्म, इन सब से कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, वो अपने किस्म से ज़िंदगी जीता है। तो ये भी एक सत्य है कि एलीट लोगों के अपनी अपनी चीज़ें हैं, वो 2 ब्याह करते हैं, 3 ब्याह करते हैं कई बार। 15 साल, 10 साल में उनके डिवोर्स हो जाते हैं, तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको एक ही के साथ जीवन निकालना, अपनी जाति में विवाह करना है। वो कई बार ये तो सिर्फ़ भारतीय लड़कियों से शादी कर रहे हैं। हम कितने ऐसे लोगों को जानते हैं कि जो, अब जैसे प्रियंका चोपड़ा की शादी है, वो निक जोन्स से हुई है। तो वो तो बिल्कुल महाद्वीप ही वो पार गए प्रियंका चोपड़ा एशिया से हैं, निक जोन्स आप देखिए कि दूसरे कॉन्टिनेंट से हैं। तो वो तो इंटरकॉन्टिनेंटल शादी भी आपको देखने को हो गई उस हिसाब से। तो ऐसी चीज़ें हैं, अलग रेस, अलग जाति, अलग धर्म लोग करते हैं। इसके ऊपर अब मेरे को लगता है कि कोई बहस की गुंजाइश उस हिसाब से बची नहीं है कि जिनको अपनी कम्युनिटी में सारा कुछ करना है, खाना-पीना, खेलना, विवाह करना, दोस्तियाँ करना करना, उनके पास सिर्फ़ ऐसे लोगों को मतलब
मोरल ज्ञान देना बच जाता है। इसके अलावा तो मुझे लगता है कि कुछ होगा नहीं। जी, बिल्कुल। इससे आगे बढ़े तो भारत के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट का डेटा लीक होने का दावा सामने आ रहा है, मामला सामने आ रहा है। हाँ, ये थोड़ा-सा संजीदी बात अ, है, संजीदा बात है। संजीदगी बात है कि तमिलनाडु में जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है कुडनकुलम में, उसमें ये कहा जा रहा है कि हज़ारों दस्तावेज़ लीक हुए हैं। न्यूज़ एजेंसी है रॉयटर्स, उसने खबर ब्रेक की है। उन्होंने कहा है कि हैकर्स ग्रुप वर्ल्ड लीक ने डार्क वेब पर इन दस्तावेज़ों को अपलोड कर दिया है। इसमें पावर प्लांट के कुछ हिस्सों के ब्लूप्रिंट, सप्लायर्स की लिस्ट, कंट्रोल रूम और अन्य रिकॉर्ड पब्लिक किए गए हैं। खैर, सर्वर मई में हैक हुआ था, जून में दस्तावेज लीक होने का दावा किया गया। इसकी जानकारी अब सामने आई है। जी, तो इसको ये जो पावर प्रोजेक्ट है कुडनकुलम में, इस पर काम कर रहे अनिल अंबानी के रिलायंस ग्रुप ने माना है कि थर्ड पार्टी डेटा सेंटर कंपनी योटा का सर्वर हैक किया गया है। इसकी जानकारी सरकार को दे दी गई है। कंपनी ने यह नहीं बताया कि कौन सा डेटा लीक हुआ है। खैर, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एनपीसीआईएल रिलायंस के साथ मिलकर मामले की समीक्षा समीक्षा कर रहा है। देखते हैं कि इस स्थिति में आगे क्या होता है। तो खैर, अब यही है कि चीज़ें बहुत सेंसिटिव मामला है और ये इतना खतरनाक है कि से सुरक्षा के जो जोखिम हैं, वो बढ़ गए हैं। तो मेरे को लगता है कि कोई ना कोई इस पे स्टेप तो लेना पड़ेगा सरकार को और जो सुरक्षा के जोखिम हैं, उनको कम करना होगा। जी, बिल्कुल। सुरक्षा का और पुख्ता इंतज़ाम होना चाहिए। आगे बढ़े तो सोनम वांगचुक के अनशन पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई है अर्जेंट तौर पर। देखिए, बात करें तो आज उनकी भूख हड़ताल का 18वाँ दिन है। उनकी सेहत बिगड़ रही है, गिर रही है, उनका वज़न लगातार कम हो रहा है और तकरीबन पौने 9 किलो के आसपास उनका उनका वज़न कम हुआ। हाई कोर्ट में एक पिटीशन लगाई गई थी और उसमें केंद्र और दिल्ली सरकार से कोर्ट ने जवाब माँगा है। हाई कोर्ट ने इस जो जनहित याचिका थी, जो पिटीशन थी, पीआईएल थी, इसमें वांगचुक को तुरंत मेडिकल सुविधा और इलाज देने की माँग माँग की बात कही है और देखिए, उनका वज़न गिर रहा है, बहुत सारे लोग हैं, उनके समर्थन में भी आ रहे हैं। आज हम देख रहे थे कि बहुत जो यंग आर्टिस्ट हैं, वो लगातार पोस्ट वगैरह, एक्टर वगैरह भी लिख रहे हैं, लेकिन बहुत बड़े लेवल पर अभी भी जो उनको समर्थन है, वो नहीं मिल पा रहा है। आज मैं देख रहा था लोगों में बेचैनी है। एक एक चीज़ जो मेरे मन को भी भाई कि वो वहाँ पर भूखे बैठे हुए हैं और हम अपने फ़ोन्स की स्क्रीन को सिर्फ़ स्क्रॉल कर कर पा रहे हैं। मतलब उनका हमारे मन में कोई एम्पैथी, कोई सहानुभूति जैसी चीज़ भी नहीं दिख रही है। तो ख़ैर, देश के बड़े-बड़े लोग हैं, वो उन उनसे अनशन अनशन खत्म करने की अपील कर रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि सोनम वांगचुक ने उस देश में भूख हड़ताल शुरू कर दी, जिस देश में अभी लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं कि सरकार का विरोध करने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे देश में शुरू कर दी है और उसकी जो सहानुभूति वाला जो मामला है लोगों में, वो मर चुका है। ऐसे-ऐसे जो कमेंट हैं, वो लोग लिख रहे हैं। यानी कि सोशल मीडिया पे, खासकर इंस्टाग्राम पे, लगातार जो सोनम वांगचुक हैं, वो हीरो बने हुए हैं और मतलब आप कह सकते हैं कि काफ़ी उसको लेकर बात हो रही है। इससे पहले डल्लेवाल की भूख हड़ताल थी, 131 दिन चली थी। तो उस समय भी काफ़ी बातें हुई थी। भूख हड़ताल का को लेकर काफ़ी बहसें रही हैं। भूख हड़ताल का शरीर के ऊपर असर बहुत पड़ता है। कीटोन जो होते हैं, वो उनकी संख्या बढ़ने लगती है, यानी कि शरीर शरीर को ही खा रहा होता है। और जो पल्सेस हैं, जो मसल्स होती हैं, वो कमज़ोर हो जाती हैं। लो ब्लड प्रेशर की आशंका होने लग जाती है। विटामिन, इलेक्ट्रोलाइट और प्रोटीन की कमी से दिल और जो दूसरे अंग होते हैं, उनके ऊपर असर पड़ने लगता है। तो ख़ैर, इस समय सोनम वांगचुक को सहानुभूति की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि सरकार को उनकी जो बात है, वो सुननी चाहिए और उनकी भूख हड़ताल खुलवानी चाहिए। देश इतने इतने अच्छे साइंटिस्ट और इतने अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता को खोना अफ़ोर्ड नहीं कर सकता। जी, बिल्कुल। इससे आगे बढ़े तो एनसीपी के दोनों गुट देर रात फडणवीस से मिले हैं। देखिए, ये इंडिया अलायंस में क्या इंडिया अलायंस की एक और पार्टी क्या एनडीए के साथ यानी बीजेपी के साथ जा सकती है? ये कयास
लगातार चल रहे हैं और अब की बार लग रहा है कि शायद ये ऐसा हो सकता है। शरद पवार इंडिया अलायंस में थे, उनकी जो पार्टी बेसिकली उनकी पार्टी के 2 टुकड़े हो गए थे। उनके भतीजे थे अजीत पवार, वो बीजेपी के साथ चले गए थे, लेकिन अभी भी शरद पवार वाला जो हिस्सा था एनसीपी का, वो इंडिया अलायंस में ही था। लेकिन कल रात को दोनों गुटों की मुलाकात हुई है फडणवीस से, और ये माना जा रहा है कि जो 20 जुलाई से मॉनसून सेशन शुरू हो रहा है, उसमें एनडीए फ्लोर पर अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए जो अपने एमपीज की संख्या बढ़ा रहा है। और इस परिसीमन बिल है, उसको सशर्त समर्थन देने की बात भी सुप्रिया सुले ने बोल दी है। तो समझ आ रहा है कि मॉनसून सेशन में दोबारा से जो लोकसभा सीटों का परिसीमन को लेकर बीजेपी अपना दांव चलेगी। उसमें वो बहुत सारी पार्टियों को, बहुत सारे सांसदों को तोड़ चुकी है। आपको पता हो कि बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी के बहुत सारे सांसदों को वो तोड़ चुके हैं। आप देखिए कि जो शिवसेना उद्धव ठाकरे के सांसदों को वो तोड़ चुके हैं, और अब शरद पवार के जो सांसद हैं उनको भी उन्होंने अपने साथ ले लिया है। ये माना जा रहा है कि 326 नंबर जो आंकड़ा है, 326 नंबर का, वो चाहते हैं पूरा हो जाए। अभी उसी नंबर को छूने के लिए जो है बीजेपी कोशिश कर रही है, ताकि प्रीति मन का बिल पास करवा सके। तो अलग-अलग किस्म के सियासी दांव पे चल रहे हैं। अब ये देखना होगा कि शरद पवार की पार्टी का समर्थन हासिल करने के बाद वो किस ग्रुप के पीछे लगेंगे। आप कल हमने खबर ब्रेक की थी कि कैसे कश्मीर में भी ये आरोप लगाया गया था। कश्मीर के जो पार्टी है नेशनल कॉन्फ्रेंस, उसने भी आरोप लगाया था कि उनके विधायकों को खरीदने की कोशिश हो रही है, उनके नेताओं को खरीदने की कोशिश हो रही है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के क्या सांसदों को तोड़ा जा सकता है, इसके ऊपर भी बहुत चर्चा हो रही है। तो चीजें अभी हैं, तो देखते हैं कि स्थिति क्या रहती है। लेकिन इस समय बीजेपी कहीं ना कहीं मॉनसून सेशन की तैयारी कर रही है, और अपने जो परिसीमन का जो बिल है उसको पास करवाने के लिए हाथ पैर मार रही है। जी, और इससे आगे बढ़े तो उधर पंजाब कांग्रेस में बगावत रुक नहीं रही। हाँ, पंजाब कांग्रेस में बगावत जारी है। लेकिन अभी हाईकमान मतभेद को लेकर चर्चा करने की कोशिश कर रहा है। देखिए, 7 महीने से पड़े हैं अभी चुनाव से, और 7 महीने पहले ही ये जो घमासान मचा हुआ है, इसका असर कांग्रेस पे नो डाउट पड़ ही रहा है पंजाब में। कांग्रेस के सोर्सेज हैं, वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी की टीम और जो मल्लिकार्जुन खड़गे की टीम है, उनके अलग-अलग राय हैं। दोनों अलग-अलग सोच रहे हैं इसको लेकर, और जो वेणुगोपाल हैं और पंजाब के जो प्रभारी हैं भूपेश बघेल, वो दोनों नहीं चाहते कि राजा वड़िंग को कुर्सी से हटाया जाए। हालाँकि जो वेणुगोपाल जो राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे, उनकी ये राय है कि राजा वड़िंग को हटा दिया जाए। खैर, अलग-अलग चर्चाएँ हैं, और बुधवार को आज प्रताप सिंह बाजवा को भी दिल्ली बुलाया गया था हाईकमान की तरफ से। इसके अलावा चरणजीत सिंह चन्नी से भी फ़ोन पर बात हुई है। तो देखते हैं कि स्थिति क्या क्या रहती है, लेकिन ये माना जा रहा है कि राहुल गांधी अब वापस आ गए हैं, तो वो कोई ना कोई फैसला ज़रूर इसको लेकर लेंगे, और कोई ना कोई रास्ता इसको निकालेंगे। जी, देखते हैं कौन-सा रास्ता निकाला जाता है। ख़ैर, रास्तों की बात कर रहे हैं तो पंजाब के रास्तों पर चलना अभी और महँगा हो गया है। पंजाब के 8 टोल प्लाज़ों के रेट बढ़े हैं। बेशक पंजाब के मुख्यमंत्री पहले-पहले जब कार्यकाल इनका शुरू ही हुआ था, धड़ाधड़ बंद कर रहे थे टोल प्लाज़ा को। अभी लगता है कोई कंट्रोल ही नहीं है। ख़ैर, वो तो बात भी है कि सेंटर के कंट्रोल में है, लेकिन कोई गुहार तो लगाई जा सकती है ना कि इतनी तो लूट मत मचाइए। देखिए, जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, एनएचएआई, यानी कि केंद्र सरकार के अंडर ये बॉडी है, उसने 8 टोल प्लाजाओं के रेट बढ़ाए हैं। लुधियाना का जो लाडोवाल टोल है, वो सबसे महंगा हो गया है। 4 महीने में उसमें दोबारा दूसरी बार बढ़ोतरी हुई है, और आप देखेंगे तो अब उसमें 235 रुपए का वन सिंगल साइड का टोल है, जो काफी महंगा है। इसके अलावा जो और टोल है लाडोवाल के अलावा, काला झाड़, लहरा बेगा, कोट करोड़, गुलाल, काला टिब्बा, खुइयां सरवर, शेखपुरा और पैंद टोल, ये 8 टोल और हैं जिन पे कहीं न कहीं 10 रुपए से 15 रुपए तक की जो बढ़ोतरी है, वो देखी गई है। तो देखिए, अब स्थिति ये है कि ये जो टोल टोल टैक्स की जो कीमतें बढ़ाई जा रही हैं, उससे जो सड़क के ऊपर चलना, वो तो महँगा हो ही रहा है। दूसरी बात, वो ईंट-भट्टी वाला पंगा भी छिड़ा ही हुआ है।
मैं तो हमारे एक साथी हैं सुनील शर्मा जिनको आप लोग रोफल गांधी के नाम से जानते हैं, उनसे मेरी बातचीत हो रही थी तो वो लगातार कह रहे थे कि जो गडकरी हैं, वो नितिन गडकरी जिनके मार्फत ये टोल टैक्स महँगे हो रहे हैं, वो लोगों की को मजबूर कर रहे हैं। उन्होंने एक आंदोलन शुरू कर रखा वाहन छोड़, यानी कि वो वाहनों में व्हीकल्स में को छुड़वा रहे हैं, लोगों की पहुँच से बाहर करवा रहे हैं। तो उस वाहन छोड़ जो आंदोलन है उसमें वो कह रहे हैं कि वो लोगों के इंजन के ऊपर भी असर डाल रहे हैं। कहीं न कहीं गाड़ियों के इंजन के ऊपर E20 पेट्रोल से उसकी माइलेज के ऊपर भी टोल टैक्स भी महँगे कर दे रहे हैं। जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी हालत भी आपको पता ही है। तो कह रहे हैं कि उससे कहीं न कहीं ये होगा कि आदमी व्हीकल से ट्रैवल करना ही छोड़ दे। तो वो व्हीकल छोड़ आंदोलन का नेतृत्व नितिन गडकरी कर रहे हैं। दूसरा उन्होंने E20 को लेकर भी काफ़ी मज़ेदार चुटकुला सुनाया। उन्होंने कहा कि जो जिसने भाजपा को 1 बार वोट दिया है उसको E10 फ्यूल मिलना चाहिए। जिसने 2 बार वोट दिया है भाजपा को उसको E20 और जिसने 3 बार भाजपा को वोट दिया है उसको E30 जो फ्यूल है वो मिलना चाहिए। और अगर कोई चौथी बार भी बीजेपी को वोट देगा 2029 में, तो फिर गडकरी साहब पेट्रोल पंप पे पेट्रोल की जगह गन्ना लेकर अपने कारीगरों को खड़ा कर देंगे, वो सीधा आपकी गाड़ी में गन्ना ही डाल देंगे, गन्ने से चलाओ। तो खैर मज़ाक गुजरात की में बात। ये आपकी बात गुजरात में सच्ची हो सकती है। हाँ, हो सकता है पिछले काफ़ी समय से वो लगे हुए हैं जी, इसी चीज़ में। तो ख़ैर ये मेरे को लगता है कि जो गडकरी साहब का वाहन छोड़ आंदोलन है वो शायद सफल हो जाए। जो देश में सहानुभूति की कमी है तो को जो सोनम वांगचुक बैठे हैं शायद उनका आंदोलन सफल ना हो। तो बड़ी बड़ी अजीब स्थिति है कि लोग इस देश के एम्पैथी भूल रहे हैं। हमें सोनम वांगचुक जैसे लोगों की ज़रूरत है। उनकी भूख हड़ताल खुलवाने के लिए सरकार को कुछ न कुछ करना चाहिए और नितिन गडकरी साहब को भी लोगों की जो जेब है उसके ऊपर डाके डालने से थोड़ा बाज आना चाहिए। बिल्कुल। इसी के साथ प्रोग्राम का समय यहाँ समाप्त होता है। आप जुड़े जानकारियाँ साझा की, बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।